अच्छा, ऑलराइट। तो हम कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में लास्ट क्लास में हमने कुछ कुछ डिस्कशंस करी थी, तुम्हें याद होगा। हर बार वही कहानी से शुरू करना पड़ता है हमें। पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर और एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन, ये किसका मॉडल था? थॉमसन का। फेल हो गया क्योंकि रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया। रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग ऑल द मास एंड पॉजिटिव चार्ज इज लोकेटेड इन द सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड दी। ये किसका मॉडल था? रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड के मॉडल पे एक प्रॉब्लम आ गई थी, वो था मैक्सवेल की थ्योरी। किसकी थ्योरी? मैक्सवेल की थ्योरी के अकॉर्डिंग चार्ज पार्टिकल व्हेन एक्सेलरेटेड शुड एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या एनर्जी, और इस एनर्जी को जैसे वो लूज करेंगे तो उनका ऑर्बिट छोटा होते होते वो न्यूक्लियस में गिर जाए। हम यहाँ पे अटके हुए थे, है ना। हमने बोला अब नेक्स्ट मॉडल आएगा बोहर मॉडल। क्या आएगा? ठीक है, 9 में थोड़ा सा पढ़ा दिया था तो 281 282 कर पा रहे थे, है ना। ये है बोहर मॉडल। पर बोहर मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल के बीच बहुत फासला है, और ये फासला कहलाता है डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोहर मॉडल। क्या कहलाता है? डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोहर मॉडल। हम कह रहे हैं कि बोहर मॉडल को ऐसे नहीं बन पाया, थोड़ी साइंस में चीज़ें चेंज हुई तब जाके बोहर का मॉडल बन पाया। तो वो कौन कौन सी साइंस की चेंजेस थी दैट फाइनली लेड टू बोहर मॉडल? तो टॉपिक इज डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोहर मॉडल, आज हम पढ़ने वाले हैं। तो हमें समझ आया कि हम क्या टॉपिक पे पहले फोकस करेंगे, वो साइंस के चेंजेस जिनकी वजह से बोहर मॉडल आज पॉसिबल हो पाया। मौलिक क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? मौलिक नहीं, हम क्या पढ़ने वाले हैं तमनदीप? हम पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोहर मॉडल। मौलिक बोलो क्या पढ़ने वाले हैं? हाँ, तो जब तक सोएगा मैं तब तक जगाऊंगा तुझे पूरी क्लास में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, तो डेवलपमेंट लीडिंग टू बोहर मॉडल में पहला टॉपिक तो यही आता है। ये जो मैक्सवेल ने बोला था वो क्या था? ये है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। शुरुआत करें इससे, ठीक है। बहुत बच्चों ने कई बार भी कर रखा हुआ है टॉपिक, तो वो दोबारा करेंगे पर कॉपी में, ठीक है। अगर तुमने मॉड्यूल में कर रखा है तो, अगर किसी ने मॉड्यूल में नहीं लिखा हुआ तो वो मॉड्यूल में यहाँ पे लिखेगा, ठीक है। ऑलराइट, तो शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। तो कभी सोचा कि लाइट क्या है? लाइट है क्या? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट एक वेव है जिसके अंदर दो चीजें हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के क्या चलते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर माने ऐसे 90 डिग्री के एंगल पे, है ना। तो लाइट के एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर चल रहे हैं। ये एक ब्लू और एक रेड से दिखाया गया है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर डिफाइंड एज व्हाट? दे आर डिफाइंड एज when alternating electrical and magnetic fields are produced and transmitted, these are called electromagnetic wave. तो that means light में दो चीजें हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। कैसे है? समझ आई बात? क्या लाइट अकेली है या उसके भाई बहन और हैं? हाँ सर, तो चले गए ना। बोल दो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में अगर हम बात करें, दो चीजें हो गई। क्या लाइट अकेली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या और भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हमें आंखों से दिखती है वो लाइट कहलाती है। उसे हम बोलते हैं विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो। ये विजिबल रीजन है। ये क्या है?
और ये इतना सा खुशी का इतना सा रीजन बनाते हैं, दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द रीजन्स वी डू नॉट सी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के और भी बहुत सारा बड़ा रीजन है जो हमें दिखता ही नहीं है। अल्ट्रावायलेट हमें नहीं दिखता, इंफ्रारेड हमें नहीं दिखता। ये पूरा का पूरा कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जैसे कि माइक्रोवेव जिस पे हमारा फोन, माइक्रोवेव दोनों चलते हैं। एफएम पे एफएम रेडियो चलता है, और एक्स रेज पे हम अपनी बोन्स और उसका एक्सरे लेते हैं। गामा रेज का हम कुछ नहीं करते, कैंसर कॉज करता है। तो ये सारी वेव्स जो हैं ये हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी इन सब में भी इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी और एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, और दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर। ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। अगर जिसके मॉड्यूल में पूरा नहीं है वो मॉड्यूल में पूरा करेगा, जिसके मॉड्यूल पूरा है वो कॉपी में करेगा, और जो लाया ही नहीं है वो कुछ भी करेगा। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फर्स्ट प्रॉपर्टी है वेवलेंथ। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। इस साइन को बोलते हैं लैम्डा। ठीक है। वेवलेंथ इज C plus C, distance between two adjacent crests or trough. Distance between two adjacent crests और trough. क्रेस्ट और ट्रो क्या होते हैं? देखो, ये एक वेव बनाई मैंने, है ना। इसके जो हिल टॉप्स हैं, जो इनकी सबसे ऊंची चोटी है पहाड़ की, वो क्रेस्ट है। वो क्या है? क्रेस्ट। दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस, या दो वैलीज जो है, जो नीचे वाले पॉइंट्स हैं, ये है ट्रो। ये क्या है? ट्रो। क्रेस्ट, किसी दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस या किसी दो ट्रो के बीच का डिस्टेंस को हम एक वेवलेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। क्लियर है पॉइंट? तो इसकी यूनिट है, वैसे ऐसा यूनिट तो इसकी मीटर होगी, यूनिट क्या होगी? बट कॉमनली यूज यूनिट इज 1 nanometer. Nanometer is equal to 10 raised power minus 9 meter. 1 angstrom is equal to 10 raised power minus 10 meter. और 1 picometer is equal to 10 raised power minus 12 meter. ये कुछ यूनिट्स है जो हम यूज़ करेंगे। ठीक है। मॉड्यूल में लाया नहीं है? ठीक है। इसके अंदर छोटा छोटा लिखना, थोड़ा गैप्स में पूरा आ जाए हमारा। ठीक है। जो किया हुआ है वो लिखा, और अभी पहली बार लिख रहे हैं? हाँ, कॉपी में भी लिखना है दोबारा अगर लिखना लिखा। तू भी नहीं लाया मॉड्यूल? तो उसे पूरा कर ले। ठीक है। अच्छा, सॉरी, ये चप्पल कहाँ से आ गई? अच्छा, तो वेवलेंथ के बाद भी यहाँ फ्रीक्वेंसी। सेकंड क्या है? फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से। न्यू एक टेढ़ा वी है। फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ वेव्स दैट पास थ्रू अ पॉइंट इन 1 second. That pass through a point in how many second? In 1 second. ठीक है। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला है, वह न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। इट्स लाइक दिस। अगर मैं बोलूं कि बताओ एक वेव को चलने में टी सेकेंड लगते हैं। कितने सेकेंड लगते हैं? टी सेकेंड को बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड होता है एक वेवलेंथ का डिस्टेंस पूरा करना हो। अगर एक वेवलेंथ का डिस्टेंस पूरा करना हो तो उसका टाइम होता है 1 t। ठीक है, दैट इज टाइम पीरियड। अच्छा, अगर मैं बोलूं 1 सेकेंड में बताओ कितनी वेव्स आई, अगर एक वेव 2 सेकेंड में चलती है तो एक अपनी वेवलेंथ, तो 1 सेकेंड में कितनी वेव्स आई? तो 1 सेकेंड में अगर, और एक का टाइम पीरियड है 0.5 सेकेंड। कितना है सपोज? तो मतलब एक वेव अपना डिस्टेंस 0.5 सेकेंड में चलती है, तो 1 सेकेंड में कितनी वेव्स आएंगी? 1 अपॉन 0.5 सेकेंड्स। क्योंकि 1 सेकेंड में कितनी वेव्स डिवाइडेड बाय 1, ज़्यादा बड़ा नंबर डिवाइडेड बाय छोटा नंबर, उससे पता चल जाएगा कितनी वेव्स आई 1 सेकेंड में। क्योंकि एक वेव 0.5 सेकेंड ले रही है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आई? 2 हर्ट्ज। क्या आई? 2 हर्ट्ज। मतलब क्या है
एक होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होता है एक वेव अपनी वेवलेंथ कितने सेकंड में चलती है, और अगर मैं बोलूँ 1 सेकंड में कितनी वेव आई तो 1 अपॉन टाइम पीरियड करके हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाती है। इट्स फ्रीक्वेंसी इज लाइक जो रेडियो सेट पे 95 FM आ रहा है या 91 FM आ रहा है, उसका सिग्नल रेडियो पे 95 टाइम्स आ रहा है 1 सेकंड में। कितने सेकंड में? तो उसकी फ्रीक्वेंसी है 95 हर्ट्ज। अच्छा, और जो 91 हर्ट्ज है उसकी वो 1 सेकंड में 91 टाइम्स उसका सिग्नल रेडियो सेट पे आ रहा है। तो फ्रीक्वेंसी समझ आई क्या है। नेक्स्ट इज, हाँ जी, 1 सेकंड में देख रहे हैं ना हम, टाइम हमने इक्वल किया है। 1 सेकंड में कितनी वेव्स आई? तो 2 हर्ट्ज। नहीं, टाइम अलग अलग होगा तभी तो उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी। कोई वेव जल्दी आ जाएगी, कोई कम आएगी। अरे देखो, ये एक वेव है ना, तो ये डिस्टेंस भी वेवलेंथ होता है या नहीं? ये भी एक वेवलेंथ होता है। ये क्या होता है? वेवलेंथ, है ना। ये पूरा डिस्टेंस एक वेवलेंथ है। ये उतना ही होता है जितना एक क्रेस्ट का या एक ट्रो का डिस्टेंस हो। तो ये एक वेवलेंथ है ना। ये बनाना मत, देख लो, अगर बनाना चाहो तो कॉपी में बनाना। और ये एक छोटी वेवलेंथ है, ठीक है। ये दोनों वेव चल रही है मानो, तो 1 सेकंड में कौन सी वेव जल्दी आएगी? फर्स्ट वाली, सेकंड वाली। जब 1 सेकंड में ये 2 बार जाएगी मान लो, तो ये 1 सेकंड में 1 2 3 4 बार निकल गई 1 सेकंड में, क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या है? छोटी। तो जिसकी वेवलेंथ छोटी होती है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो 1 सेकंड में ज़्यादा बार निकल जाती है एक जगह से। समझ में ये बात? ठीक है। इसी चीज़ को अभी आगे देखेंगे, पर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का इनवर्स रिलेशन है, और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का भी है। अभी उस पर आते हैं। ये मिटा दूं। थर्ड इज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। थर्ड इज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कोई भी वेव हो, माइक्रोवेव, 2-4 का बताना नाम विबग्योर के अलावा। माइक्रोवेव, यूवी रेज, गामा रेज, एक्स रेज, इंफ्रारेड, ठीक है। ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक बात फिक्स है, वो गया स्पीड। क्या है? इसकी स्पीड कितनी है? सी, स्पीड को सी से दिखाते हैं। सी इज इक्वल टू लैम्डा। अच्छा, सी इज स्पीड ऑफ लाइट, वो कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अगर मैं बोलूं स्पीड का फॉर्मूला बताओ फिजिक्स का, तो क्या है? ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस है लैम्डा। लैम्डा डिस्टेंस, ये वेव कितने सेकंड में चलती है? t सेकंड में। कितने सेकंड से? तो लैम्डा अपॉन टी हो जाएगा, हाँ या ना? c इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी। अच्छा, 1/t को अलग कर दूं तो चलेगा, और 1/t क्या होता है? न्यू। तो फाइनल फॉर्मूला क्या आया? c इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू। फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। ये डेरिवेशन छोटी सी समझ आई, हाँ या ना कोई तुमसे डेफिनेशंस पूछ रहा है इस चैप्टर में इन सब की? वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, कुछ भी नहीं पूछ रहा। ये तुम्हारे समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। ना तुमसे कोई डेरिवेशन पूछ रहा है इस फॉर्मूले की, डायरेक्ट यूज होगा न्यूमेरिकल में। ठीक है। अच्छा, नोट कर लिया। फोर्थ प्रॉपर्टी इज वेव नंबर। फोर्थ प्रॉपर्टी है वेव नंबर। वेव नंबर इज रिप्रेजेंटेड एज न्यू बार। ठीक है। वेव नंबर इज, इट इज द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स इन 1 यूनिट डिस्टेंस या 1 मीटर। नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स इन 1 मीटर। 1 मीटर में कितनी वेव्स आती है? तो अगर सपोज 1 मीटर का डिस्टेंस ले लो, सपोज ये 1 मीटर का डिस्टेंस है तो छोटा, पर मान लो कि 1 मीटर है, तो जिसकी वेवलेंथ बड़ी होगी वो ज़्यादा आएगी, या जिसकी वेवलेंथ छोटी होगी वो ज़्यादा आएगी? जिसकी छोटी होगी वो ज़्यादा आ जाएगी। 1 मीटर डिस्टेंस के अंदर ज़्यादा वेव्स किसकी आएंगी? जिसकी वेवलेंथ बड़ी हो, ओ छोटी हो। तो वेव नंबर इज, अगर 1 मीटर में कितनी कंप्लीट वेव्स आएंगी, वो लैम्डा मीटर उसका डिस्टेंस है ना। अगर एक वेवलेंथ है 0.25 मीटर, तो 1 मीटर में कितनी आएगी? 1/0.25, 4। इसकी यूनिट होगी मीटर इनवर्स। यूनिट क्या होगी?
कोई चीज़ नहीं समझ आई हो तो पूछ लो, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड या वेव नंबर, कोई चीज़ डाउट? क्लियर, सब क्लियर? क्वेश्चन करें। स्पीड फिक्स होती है ना लाइट की। अब स्पीड को निकालने के लिए मैंने बोला डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस वेवलेंथ और टाइम टी। इसको 1/t को अलग कर दिया, 1/t फ्रीक्वेंसी होता है। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो लैम्डा इंटू न्यू, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी हमारी स्पीड के इक्वल है, तो c इज इक्वल टू लैम्डा न्यू। c हमेशा यही होता है, फिक्स। ठीक है। हाँ, वेव की। तो मिटा दूँ ये सारा, नोट कर लिया सबने? क्वेश्चंस पे आए, एनसीईआरटी के करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर करते हैं 2.5 पहले। लिख लो बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन 2.5। एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखने की बजाय अपनी कॉपी खोल लिया करो कभी कभी। जल्दी से क्वेश्चन ये लिखा, शुरू करो। यहीं से शुरू करना, दिख तो रहा है। नीचे करूं? बस 2 चैप्टर ऐसे हैं मैथ्स और फिजिक्स की तरह, आगे 2 के एंड में भी शुरू हो जाता है क्वांटम मॉडल, फिर वहाँ से केमिस्ट्री लगती है। पर अभी तक वो शुरू नहीं हुआ, तो तुम्हें लग रहा है कितना। हाँ, मौलिक क्या क्या गिवन है वो लिख के बताओ। क्या 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 गिवन है हमें? वेवलेंथ। वेवलेंथ को क्या सिंबल देते हैं? लैम्डा। लैम्डा है 580 नैनोमीटर। स्वास्तिका, नैनोमीटर कितना होता है? 10⁻⁻⁹ मीटर। ठीक है ऋतिक, हमें निकालना क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के लिए क्या फॉर्मूला लगाएं? कोई बात नहीं, हो सकता है। हाँ, अच्छा, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, है ना? लैम्डा न्यू इज इक्वल टू सी, तो न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। सी तो फिक्स है, 3 × 10⁻, और लैम्डा कितना है? 580 × 10⁻। इसको कर देते हैं सॉल्व। दोबारा समझाऊं? किसको समझना है? समझना है? हाँ, c इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू, तो न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। तो c कॉन्स्टेंट है, लैम्डा 5.17 इंटू, हाँ 5.17 इंटू 10⁻। कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन को? देखो, मैं तो ऐसे करता हूँ, तुम देखो तुम्हें अच्छा लगे तो। मैं पहले न्यूमरेटर को बड़ा बना लेता हूँ जितना मुझे चाहिए। मैंने इसे बनाया 3000, क्योंकि वो 580 से बड़ा है। ठीक है, अब नीचे 10⁸ था, उसमें से 3 0 मैंने निकाल लिए, तो बचे 10⁻5, और नीचे का 10⁻⁻9, ऊपर जाके क्या बनेगा? 10⁻+9, तो 5 बेसिस ऐड हो जाएंगे। तो जब मैं इसको कट करूँगा तो ये आ जाएगा 5.17 इंटू 10⁻, ये लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ मौलिक, कोई डाउट? नोट कर लिया? नेक्स्ट, वेव नंबर निकालना है। तो वेव नंबर का क्या फॉर्मूला में? 1/λ। ठीक है, तो 1/ वेवलेंथ कितनी थी? 580 नैनोमीटर, 10⁻⁻। न्यूमरेटर को बड़ा कर लेते हैं,
तो ये बन जाएगा 1000/580 और ऊपर जाके 9 होने थे तो 3 0 निकालिए 10⁶ जाएगा 1.75 इंटू 10⁶ मीटर इनवर्स। ठीक है, तो चश्मा का है तो दिख रहा है, लेंस लगाया फिर भूल गई चश्मा। अच्छा, ट्यूशन जाते हो चश्मा नहीं लेके जाना, नोट कर लिया? क्या ज़रूरत है चश्मे की ट्यूशन में, है ना? समझ सुन लेंगे। नोट कर लिया? बिठा दूं? नेक्स्ट क्वेश्चन तुम करोगे, मैंने कर दिया ये क्वेश्चन। 2.7 करो और लिखो बैक एक्सरसाइज 2.7। हाँ हाँ, फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्स में लिखना उसको आंसर। हाँ, ये करो सॉल्व। अब पेपर आ रहे होंगे तो बताना। सही ऑर्गेनिक 10 तारीख को पेपर है। चैप्टर नंबर्स मोल्स। हाँ, नोट करो जल्दी से, क्वेश्चन करो। हाँ, टाइम टी है हमारे पास, बाकी कुछ पार्ट्स करो। टू इंटू 10⁻10। टी गिवन है कुछ का, बाकी सब निकालो, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी। हर्ट्ज। कल भाई 4 से 5:30 है क्लास फिजिक्स में। और कौन एब्सेंट था संडे को? अंश एब्सेंट था ना फिजिक्स में, और तू आई थी कुछ का। और कौन एब्सेंट था? वेवलेंथ का देखते हैं। हो गया? टाइम पीरियड टी, दक्ष कितना है? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बताओ मुझे हृदय, फ्रीक्वेंसी का 1/टाइम पीरियड। तो 1/2 इंटू 10⁻10। इसके 10 ऊपर चले गए। सहज या तो चुप हो जाओ या फिर क्वेश्चन बताओ जल्दी से सारा। यहाँ पे क्या होगा? 5 इंटू 10⁹ हर्ट्ज। नेक्स्ट बताओ सहज, आगे क्या करूँ? तो फिर बोलो मत, जल्दी से बोलो, आगे बताओ क्या करें। कौन सी चीज़ निकाल रहे हो? वेवलेंथ। वेवलेंथ इज इक्वल टू c/μ। ठीक है, तमनदीप 3 इंटू 10⁸ और नीचे क्या रखूँ? 5 इंटू 10⁹ 3/5 होता है 0.6। 0.6 इंटू 10⁻⁻9 ऊपर जाएगा, -1 बन जाएगा, तो हो गया 0.06 मीटर। हाँ या ना? वेव नंबर आएगा न्यू बार 1/वेवलेंथ 1/0.06 इक्वल टू 100/6 इक्वल टू 16.67 मीटर इनवर्स। 16.66 था। हाँ, एक ही बात है, बोलो।
मनत समझ आया? सर जैसे सेकंड पार्ट में मैंने टाइम को यूज़ कर दिया। हाँ ऐसे भी सेम आएगा। आंसर गलत आया। नहीं, नीचे टाइम तो 2 था, तूने 5 ले लिया। अच्छा, इसमें यहाँ से छोड़ दे तो कोई बात नहीं ना। यहाँ से छोड़ दो कोई बात नहीं। ये पूरा कहना क्या करेगा पॉइंट में? 3 नहीं ठीक है, पर यूनिट लिखो, यूनिट नहीं है, यूनिट सारी लिखनी है। समझ आ गया सबको? ठीक है, तो अब बात ये थी कि लाइट के बारे में हमने जाना। लाइट इज अ डैश, लाइट इज, तो वेव है, तो वेव तो ऐसी होती है। वेव इज अ कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी। कैसा होता है? है ना? और पार्टिकल क्या होता है? पार्टिकल एक डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म होता है। पार्टिकल क्या होता है? तो हम सोचते थे लाइट जो है वो कैसी है? वेव की तरह। कैसा मानते थे उसे? लाइट तो कॉन्टिन्यूअस है, आती है और चली जाती है। लाइट के भाई बहन कौन है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सारी कॉन्टिन्यूअस मानते थे वेव की फॉर्म में। पर हम कह रहे हैं अब ना हमें थोड़ा थोड़ा पता चलने लगा बोहर के मॉडल से पहले कि लाइट का पार्टिकल नेचर भी है। कैसा है? पार्टिकल नेचर। तो लाइट इज बोथ अ पार्टिकल एंड अ वेव। मैंने इसका एग्जांपल पहले भी दे रखा है, वो शादी वाला। तो तुम शादी पे गए और मैं घर पे बैठा हूँ और मैंने बोला कि मेरे को भूख लगी है, तो घर पे जो इडली है वो जेब में डाल के ले आओ। ठीक है, तो तुम ये लेके तो आओगे नहीं, पर ला तो सकते हो कि नहीं ला सकते हो? ला सकते हो जेब में डाल के। फिर अगले दिन मैं घर पे बैठा हूँ और तुम शादी पे, मैंने बोला ऋतिक मैं बोल रहा हूँ गाने को जेब में डाल के ले आओ, सॉन्ग जो बज रहा है डीजे में वो जेब में भर के ले आ, तो वो ला पाएगा? नहीं, क्योंकि सॉन्ग क्या है? वेव है ना। और इडली क्या है? पार्टिकल। तो इडली तो आ जाएगी जेब में, पर गाना तो जेब से चला जाएगा, है ना, गाना जेब में नहीं रुकेगा। तो यही डिफरेंस है वेव और पार्टिकल में। लाइट क्या लगता है? लाइट क्या है, पार्टिकल या वेव? अच्छा, कैसे दोनों? मैंने तुम्हें लगता क्या है ये पूछा मैंने, कैसे बताओ फिर? क्या वेव? लाइट कैसी लगती है? सॉन्ग की तरह या इडली की तरह? है ना, सॉन्ग की तरह। क्योंकि देखो लाइट, वेव इज लाइक सॉन्ग, है ना, और पार्टिकल इज लाइक इडली। तो लाइट तो हमें गाने की तरह लगती है जो चली जाती है, इडली की तरह नहीं जो जेब में रखा जा सके। पर अभी हम देखते हैं कि कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो मानते हैं हम कि कुछ एक्सपेरिमेंट जो अभी तक हमने पढ़े हैं 10th में, वो हमारा नज़रिया वेव नेचर पे ही डालते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है रिफ्लेक्शन, क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है रिफ्रैक्शन, क्या पढ़ा है? और हमने एक 12th में पढ़ना है डिफ्रैक्शन। ठीक है, ये 3 फिनोमेना वेव का बिहेवियर दिखाते हैं लाइट के। पर अभी तक हमने आधी पिक्चर ही देखी है। अभी तक हमने ऐसे फिनोमेना पढ़े ही नहीं जो पार्टिकल नेचर भी दिखाते हैं। और वो कौन से फिनोमेनाज हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं, तो इसीलिए हम एक ही साइड को देख पा रहे हैं। अभी हमें ये देखने हैं, फिर हम बता पाएंगे कि नेचर कैसा है। तो एक और होता है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी को हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, बाकी 3 हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे एक एक करके। तो लाइट का वेव नेचर भी है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जो वेव नेचर बताते हैं। कौन कौन से हैं? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, कुछ हैं जो पार्टिकल नेचर दिखाते हैं, वो हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो एक एक करके इन्हीं पे बात करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये नोट कर लो प्लीज। हाँ, नोट करें जल्दी। मौलिक हो गया नोट? इडली, सॉन्ग सब लिखा है?
टूट जाएगा। अच्छा नेक्स्ट, तो लाइट वेव भी दिखाती है और पार्टिकल नेचर भी दिखाती है। अब शुरुआत करते हैं प्लैंक्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन। कोई डाउट है? प्लैंक्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन, प्लैंक साइंटिस्ट का नाम है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को शुरू करते हैं एक सिंपल से ऑब्जर्वेशन से। एक आयरन रॉड को सोचो, एक आयरन का सब्सटेंस को जब हम हीट करते हैं तो वो कैसा हो जाता है? हीट करते जाएं तो डल रेड। क्या हो जाता है? हाँ, रेड। और जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं थोड़ा और ब्राइट हो जाएगा, ब्राइट रेड। फिर क्या हो जाएगा? ब्राइट रेड। पर इतना टेम्परेचर हम राइज नहीं करा पाते नॉर्मल केसेस में, यानी अवन में या स्टोव से। पर अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर राइज करा दें और ऑक्सीजन ना हो कि आयरन रिएक्ट ना करे तो वो वाइट कलर का हो जाता है। कौन से कलर का? और अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और ज़्यादा रेज कर दे तो वो हो जाता है ब्लू कलर का। तो पॉइंट इज दिस कि आयरन की रॉड में डिफरेंट कलर्स दिख रहे हैं, पर सारे नहीं। क्या वॉयलेट दिखा, ग्रीन दिखा? सारे नहीं दिख रहे, कुछ कलर्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करने से वेवलेंथ क्या हो रही है? कम, क्योंकि वेवलेंथ किसकी ज़्यादा होती है? रेड की। तो वेवलेंथ हो रही है डिक्रीज। हाँ, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे वेवलेंथ एक तो डिक्रीज हो रही है। एक चीज़ तो ये देखी हमने, हाँ या ना? इस साइड इंक्रीज हो रही है, टेम्परेचर बढ़ाने पे वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है। ये वाली बात समझ में आई? ठीक है, क्योंकि विबग्योर में मैक्सिमम वेवलेंथ होती है रेड की, यानी कि अगर मैं रेड की वेवलेंथ बनाऊं ऐसा और वॉयलेट इज लाइक दिस। वेवलेंथ का मतलब समझ आ गया ना अब तुम्हें? वेवलेंथ होता है ये बड़ी वेवलेंथ और ये छोटी वेवलेंथ। ठीक है, अच्छा, तो अब हम बात कर रहे थे इस फिनोमेना से फर्क क्या पड़ता है। पहली बात तो ये हीट करने से होता है या नहीं? हाँ या ना? हीट। अच्छा, हीट करते ही रेड हो जाता है? पहले थोड़ी देर बाद। तो ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म नहीं है। क्यों? पहले हीट स्टोर हो रही है। हीट क्या हो रही है? तुम शादी में हो, तुम इडलियां उठा रहे हो, फिर जब मैं घर पे आए तो लो रेड इडली, ये लो ब्लू इडली, ये वाइट इडली। तो तुमने किस फॉर्म में दिया? पार्टिकल। अगर ये एक वेव होता तो ऐसे आता और ऐसे चला जाता, हीट करते ही रेड हो जाता है ना। और रेड के बाद भी चेंज क्यों होता? जब हीट कर रहे हैं तो वही कलर रहता। अलग अलग वेवलेंथ क्यों एमिट कर रहा है? तो ये चीज़ें बता रही है कि एनर्जी को स्टोर किया जा सकता है और एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा सकता है और एनर्जी को एमिट किया जा सकता है, नॉट इन फॉर्म ऑफ वेव बट इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स, इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। तो प्लैंक ने यही सजेस्ट किया। प्लैंक ने बोला कि एनर्जी कैन बी एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड क्वांटम। प्लैंक suggested that energy can be absorbed or emitted, चाहे वो हीट हो या लाइट हो, can be absorbed or emitted। लिखना है, सब बैठ के मेरे को देख रहे हैं। absorbed or emitted in form of packets called, yeah, discrete units called quantum. Discrete units called quantum. क्वांटम के फॉर्म में जो पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी को ही एब्जॉर्ब और एमिट करते हैं। मतलब नॉट इन फॉर्म ऑफ, इट्स लाइक सपोज आज से दूध मिलना खुला बंद हो गया और दूध के पैकेट्स मिलते हैं सिर्फ, ठीक है। तो दूध का सबसे छोटा पैकेट मिलता है 1/2 लीटर का। कितने के लीटर का? 500 ml का, है ना। 500 ml का एक पैकेट मिलता है। तो अगर तुम्हें 2 लीटर चाहिए तो तुम्हें कितने पैकेट चाहिए? 4। 6 लीटर चाहिए तो 12 पैकेट। 500 ml के हमें पैकेट्स चाहिए। तो वो कह रहा है कि जो दूध है वो
खुला नहीं मिलता, ऐसे वेव लाइक फॉर्म में नहीं आता कि वही धारा से आ रहा है, वो पैकेट की फॉर्म में ही आता है। जैसे ही गाय भी दूध देती है तो पैकेट ही गिरता है, ठीक है। हाँ, मतलब ये उसका हुआ कि गाय दूध भी देगी तो वो किस फॉर्म में देगी, पैकेट ही निकलेगा। तो एनर्जी ऐसी है, एनर्जी कॉन्टिन्यूस है ही नहीं जो हम सोच रहे थे, ठीक है। एनर्जी किस फॉर्म में आती है, पैकेट के फॉर्म में। कॉल आ रहा है घर से, जाओ। अच्छा, तो ये बात क्लियर रहेगी। क्वांटम उस पैकेट का नाम है, क्वांटम इज द पैकेट ऑफ एनर्जी, याद रखेंगे। सर इसके अंदर बीच बीच वाले वो मतलब जो भी वो होता है ना, जैसे ग्रीन येलो ऑरेंज ये सब वेवलेंथ कहाँ गई? सारी आएंगी। हर एक पैकेट की अपनी एनर्जी होती है और उसकी एनर्जी हम, अच्छा वो वाले कह रहा है जो कलर दिखे नहीं वो कह रहा है, हाँ वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि बाकी कलर कहाँ गए, ग्रीन और वो येलो जो दिखने चाहिए थे। तो एक नॉर्मल बॉडी सारे कलर्स एब्जॉर्ब नहीं करती, आयरन बॉडी ने सारा कुछ एब्जॉर्ब ही नहीं किया था तो वो सारा कुछ एमिट भी नहीं कर सकती। तो अगर तुमने वड़ा रखा ही नहीं जेब में तो तुम घर जाके वड़ा दे पाओगे मुझे या इडली दे पाओगे, है ना। पर अगर कोई ऐसा हो जो सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर ले, वो इडली भी उठा ले, वड़ा भी उठा ले, गुलाब जामुन भी उठा ले, सब कुछ उठा ले, तो सब कुछ दे पाएगा, है ना। तो पॉइंट इज दिस कि ऐसी बॉडी हमने बोला दैट कैन एब्जॉर्ब ऑल वेवलेंथ्स, विल एमिट ऑल द वेवलेंथ, इज कॉल्ड अ ब्लैक बॉडी, इज कॉल्ड अ। तो ब्लैक बॉडी क्या है, अब तूने क्वेश्चन पूछ के खो गया, क्या बोला मैंने। मतलब जैसे जो सी जिस बॉडी ने एमिट करी है वही वो दे सकता है। अच्छा, उसके बाद मैंने कुछ बोला, मतलब जो उसने अब्जॉर्ब नहीं किया वो देगा ही नहीं। बस तूने अपना आंसर सुना, उसके कान बंद, उसके आगे मैंने कुछ बोला, समझाया। व्हाट इज अ ब्लैक बॉडी। सर मतलब जो बोल रहा हूँ उसकी हर चीज सारी वेवलेंथ को अब्जॉर्ब कर लेता है। हाँ, एन आइडियल बॉडी, ये तूने सुना नहीं था बस अभी याद आया तुझे। एन आइडियल बॉडी विच एब्जॉर्ब्स एंड एमिट्स, absorbs and emits all wavelengths is called a black body, is called black body। ऐसी कोई बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती। ब्लैक होल को कंसिडर कर सकते हैं, वो सारा कुछ एब्जॉर्ब करते हैं, तो ब्लैक होल्स कैन बी कंसिडर्ड एज ए ब्लैक बॉडी, ठीक है, बट वो एमिट नहीं कर रहे। तो ये बात क्लियर है, ब्लैक बॉडी क्या होगी, ठीक है। अब यहां पर एक और चीज, अच्छा फ्लैंग ने बताई, वो है उसने बोला वो जो पैकेट है उसका दाम क्या होगा। पैकेट की फॉर्म में तो आएगा, पर अमूल का दूध अलग दाम का है और मदर डेयरी का अलग है, तो हर एक पैकेट का अपना रेट होगा, हर एक पैकेट की अपनी एनर्जी होगी। रेड के पैकेट की अलग एनर्जी होगी और ब्लू के पैकेट की अलग। तो उसकी एनर्जी निकालने के लिए तुम फॉर्मूला यूज करो, E इज इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी ऑफ द क्वांटम, एनर्जी ऑफ क्वांटम इज E, E इज इक्वल टू एच न्यू। मैम से इतनी देर कौन बात करता है, आवाज नहीं आ रही। E इज इक्वल टू एच न्यू, तो और न्यू को हम चेंज कर सकते हैं सी बाय लैम्डा, क्या चेंज कर सकते हैं, सी बाय, तो फॉर्मूला एच सी बाय लैम्डा भी यूज कर सकते हैं। तो ये ई लिख रहेगा एनर्जी ऑफ क्वांटम। हाँ, एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। एच क्या है सर, एनर्जी तो जो वेदर होती है क्वांटम के साथ प्लैंक्स कांस्टेंट। एनर्जी की यूनिट जूल होती है, दूध की यूनिट क्या होती है, ml, दूध है ना, और क्या पैकेट में नहीं आ सकता दूध, तो पैकेट को क्वांटम बोलते हैं, पर उसकी यूनिट तो मिलीलीटर है, लीटर है। आज अब प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है 6.626 इंटू 10 रेज़ टू पावर -34 जूल सेकेंड, जूल सेकेंड, ठीक है। अच्छा देखो, अब मेरी बात सुनो, एनर्जी जो है, एनर्जी का पैकेट है क्वांटम, क्या है, क्वांटम। अच्छा, एनर्जी की एक टाइप भी है लाइट, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसी के अंदर हमें मिलता है, एनर्जी के अंदर ही तो होता है लाइट,
लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट बोलूँ या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सारे भाई बहन यहीं आ गए। एनर्जी का सबसेट है लाइट, है ना। और लाइट के पार्टिकल को बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं? मतलब क्वांटम और फोटोन एक बात है। क्वांटम इज द पैकेट ऑफ एनर्जी, क्वांटम इज द पैकेट ऑफ, और फोटोन इज द पैकेट ऑफ लाइट, फोटोन इज द पैकेट ऑफ लाइट। मतलब मैं ये कह रहा हूँ क्वांटम एनर्जी का पैकेट है, हाँ या ना। क्वांटम और फोटोन लाइट का पैकेट है, तो फोटोन ही क्वांटम ही है, एक फोटोन एक क्वांटम है, बस फोटोन लाइट का होता है। किसका होता है? अच्छा सर, वो मतलब एनर्जी के लिए यूज करा है, लाइट के लिए यूज करा है। लाइट भी एक एनर्जी है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, तो किसी भी लाइट का हम वो निकाल लेंगे इससे एनर्जी, इस फॉर्मूले से h/nu या hc/लैम्डा। अच्छा, एक और चीज, एक ग्राफ और है प्लैंक्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। नीचे है वेवलेंथ, नीचे क्या है, और इधर है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी माने ब्राइटनेस, इंटेंसिटी का मतलब क्या है? ब्राइटनेस। जब लो टेम्परेचर था, अच्छा अगर सपोज वेवलेंथ बढ़ती है तो वेबग्योर बनेगा, हाँ या ना। जब लो टेम्परेचर था तो लो टेम्परेचर पर ज्यादा एमिट कौन सी हो रही थी? रेड लाइट। कौन सी? डल रेड, ब्राइट रेड। जैसे टेम्परेचर बढ़ाया तो एक तो ब्राइट भी हो गई, क्या होगी? एक तो ब्राइट हो गई लाइट, क्या होगी? ब्राइट। और दूसरा वो ब्लू रीजन में आ गई। कौन सी रीजन में आ गई? तो हाई टेम्परेचर पे इट कम्स इनटू ब्लू रीजन, है ना। लो टेम्परेचर पे रेड लाइट थी और हाई टेम्परेचर पे ब्लू लाइट। लो टेम्परेचर पे डल लाइट थी और हाई टेम्परेचर पे ब्राइट लाइट। ये ब्राइटनेस है और इंटेंसिटी। वेवलेंथ, हमने अगर ये वाले ग्राफ इसको देखा, जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वेवलेंथ कम हो रही है, तो लो टेम्परेचर पे बड़ी वेवलेंथ और हाई टेम्परेचर पे कम वेवलेंथ। दूसरी बात, लो टेम्परेचर पे डल रेड था, हाई टेम्परेचर पे ब्राइट था, तो ब्राइटनेस भी बढ़ जाती है और वेवलेंथ कम, वेवलेंथ कम हो जाती है। ठीक है, ये ग्राफ है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, ऐसा हो क्यों रहा होगा कि भाई पहले कौन सी लाइट दिख रही है? डल रेड। फिर क्या दिख रही है? इट्स लाइक कि ये तुम्हारी जेब है। ये क्या है? जेब है। जेब में तुम पहले वो जितनी जेब है उतना ही तुम भर पाओगे और उतना ही तुम एमिट कर पाओगे, जितनी इडलियां भर पाओगे या गुलाब जामुन या जो भी तुम भरना चाह रहे हो मेरे लिए। तो पहले तुमने जेब में क्या भरा? रेड, तो तुम एमिट क्या कर रहे हो? रेड। फिर जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो वेवलेंथ किस साइड पे जाती है? ब्लू की साइड पे जाती है ना। तो अब जो है जेब वैसी उतनी है, मतलब पॉइंट इज दिस, जब सारे कलर्स आ जाएंगे तो क्या कलर दिखाई देगा? वाइट। क्या दिखाई देगा? और अब जब वो अल्ट्रा वायलेट की तरफ जाएगी, क्योंकि वायलेट के बाद क्या आता है, तो वो पीछे की साइड ही बचेगी और वो क्या एमिट करेगा? ब्लू। पहले वो क्या कर रहा है? रेड, फिर क्या कर रहा है? वाइट, और फिर एंड में क्या कर रहा है? ब्लू। क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो वेवलेंथ किधर जा रही है? कम की साइड। सर वो वेवग्योर से पहले रेड से पहले वाली रेडिएशन भी एमिट करता होगा, पर हमें दिखता नहीं। इंफ्रारेड, है ना। हमें दिखता तो सिर्फ वेवग्योर है, तो ना इधर का कुछ दिखता है ना इधर का कुछ दिखता है, हमें दिखता तो बस इतना ही है। समझ में आई बात? तो ये सब के बाद एक न्यूमेरिकल करके ही खत्म कर पाएंगे इसके ऊपर। अच्छा, E इक्वल टू h/nu है, hc/लैम्डा है। h और c क्योंकि कांस्टेंट है तो तुम याद ही कर लो, h और c की वैल्यू है 19.8 इंटू 10⁻⁻26 अपॉन वेवलेंथ। पर ये अपने दिमाग में याद रखना, टीचर को मत बताना। टीचर को पहले दिखाना 6.626 इंटू 3 इंटू 10⁻8, फिर अपना खुद मल्टीप्लाई करके लिख देना, सो दैट ऐसा ना लगे कि तुम फालतू की चीज़ रट के आए हो। पर शॉर्ट में करने के लिए हमें याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब करें क्वेश्चन, नोट कर लिए। -26
कहाँ लिखा है? लिख लिया? आ जाओ मौलिक, ये वाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 987 था तो 8 ही ले लेंगे उसको। तो एक क्वेश्चन करते हैं, और आज से होमवर्क बहुत स्ट्रिक्टनेस से मैं चेक करूंगा, तो नेक्स्ट क्लास से होमवर्क होना चाहिए पक्का पक्का। ठीक है समर्थ, वार्निंग दे रहा हूँ तेरे को स्टार्टिंग में ये डिश। अच्छा तो एक होमवर्क करते हैं, देखो ये वाला क्वेश्चन करते हैं 2.6। फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटोन विच कॉरेस्पॉन्ड टू द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁻15 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3 × 10⁻15 हर्ट्ज। और हमें एनर्जी निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे? एच तो है न्यूटन। सेकेंड पार्ट में कह रहा है वेवलेंथ दे रखी है, एंगस्ट्रॉम कितना होता है, और फिर कह रहा है एनर्जी निकालो, तो क्या फॉर्मूला लगाओगे? है ना, हो जाएगा, घर पे कर लोगे। होमवर्क है 2.1 से 2.8 तक। ठीक है, 2.1 to 2.8। क्या दिया था लास्ट क्लास में? एटॉमिक नंबर वाले क्वेश्चंस। ठीक है, एक साथ ले लेता हूँ नेक्स्ट क्लास में, याद दिला दो।